नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया से अब धनंजय सीधे सीधे ही पूछता है कि तुम्हें 15 साल पहले क्या हुआ था, क्या उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। अब धनंजय की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि स्वाति जिंदा है। अब तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है। और अब इतना कहने के बाद अब धनंजय करण गुलेरिया से पूछता है कि वैसे रोहित कहाँ है, क्या तुम रोहित को यहाँ पर भेज सकते हो, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रोहित ने तुम्हें पापा क्यों कहा। अब धनंजय के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं क्योंकि अनिका और रोहित दोनों ने शादी की हुई है, इसलिए वो मुझे पापा कहकर बुलाते हैं, और यहाँ तक कि उन दोनों के तो 3 बच्चे भी हैं। अब धनंजय पूछता है कि उनकी शादी कब हुई, तब अब करण कहता है कि उनकी शादी 6 साल पहले हुई है। अब करण की इस बात से धनंजय फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है, और अब वो अपने सवालों को मिटाते हुए अब कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उनकी शादी 6 साल पहले हुई और उनके बच्चे 12-13 साल के। हाउ इज इट पॉसिबल। इधर अब तक करण भी ये सब बातें करने के बाद उसके कमरे से निकल जाता है और वो वहां पर रोहित को भेज देता है। और रोहित जब वहां पर जाता है तो रोहित भी अब अपने पापा को देखकर इमोशनल होता है, और अब धनंजय अब उसे अनिका और बच्चों से मिलने की बात करता है। अब तक अनिका बच्चों के साथ वहां पर आ गई थी। रिया ने तो अपने दादू को देखते हुए अपनी पूरी की पूरी बातें ही तोते की तरह सुना दी थी। रिया ने उन्हें कहा कि क्या वो उन्हें उनके ऑनलाइन गेम में सपोर्ट करेंगे, क्या वो उनके साथ मस्ती करेंगे। वैसे दादू, आप सच में बहुत ही हैंडसम हैं। रिया की ये सारी ही बातें सुनकर अब धनंजय के मुंह से अब निकल जाता है, तुम तो सच में बिल्कुल अपनी नानी पर ही गई हो। अब ये बात सुनते ही अब रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और अब वो अपने दादू से कहती है, क्या आप मेरी नानी माँ को जानते हैं, क्या मैं सच में मेरी नानी माँ पर गई हूँ। अब रिया यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी अपनी नानी माँ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि रिया ने जो अपनी नानी माँ को उस दिन देखा था उसके बाद से तो अब और भी ज्यादा एक्साइटेड थी। इसलिए रिया की इस बात का जवाब देते हुए अब धनंजय हाँ में अपना सिर हिला देता है। धनंजय कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी नानी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। अब ये सब देखकर अब तीनों ही बच्चे अब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अब फिर से अपनी नानी को लेकर कुछ ना कुछ तो जरूर प्लान चलने लग जाता है। वो आंखों ही आंखों में अब कुछ इशारा करते हैं, या धनंजय रिया को ढेर सारा प्यार करते हैं, और फिर वो अब आर्यन को भी अब अपने पास बुलाते हैं। आर्यन को अब अपने पास बुलाने के बाद अब धनंजय आर्यन से भी बहुत सारा प्यार करते हैं, और अब वो उसे आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद अब बारी थी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर जो अभी भी अनिका के पीछे से निकलकर अब उसके साइड में ही खड़ा हुआ था, इसलिए अब धनंजय अपने बेड पर लेटे हुए ही अब अलेक्जेंडर की तरफ इशारा करते हैं कि तुम भी अब इधर आ जाओ, डोंट वरी, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इतना सुनने के बाद अब अलेक्जेंडर भी अब धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाता है धनंजय की तरफ, और अब वो भी अब उसके बेड पर जाकर बैठ जाता है। इसलिए अब धनंजय अब आर्यन के सिर पर भी अब अपना प्यार से हाथ रखता है, और अब उसके सिर पर हाथ रखने के बाद अब वो उसके माथे पर अब एक किस भी कर देता है। अपने तीनों ही ग्रैंड चिल्ड्रन को प्यार करने के बाद अब धनंजय अब अनिका की तरफ देखकर कहते हैं, थैंक यू बेटा, आपने हमें 3 सबसे अनमोल तोहफे दिए हैं, क्योंकि ये तो शायद किसी के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि जैसे ही उसकी आंखें खुले और उसे अपने 3 ग्रैंड चिल्ड्रन मिले। अब ये कहने के बाद अब धनंजय तीनों ही बच्चों को देखकर अब कहते हैं कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आप तीनों को देने के लिए, बट आई प्रॉमिस बहुत जल्द ही मैं आप तीनों को जरूर कोई ना कोई गिफ्ट दूंगा, इसलिए आप तीनों उस गिफ्ट का वेट करना। अपने दादू की ये बात सुनते
ही अब रिया कहती है, दादू क्या आप दादी माँ से नाराज हो क्या? आपने उनसे फ्रेंडशिप तोड़ दी है क्या? क्योंकि जिस तरह से आपने दादी माँ से बात की उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि आप मेरी दादी माँ से नाराज हैं। आप अब उनके फ्रेंड नहीं हैं। रिया की बात पर अब धनंजय अब कुछ भी नहीं कहता, वो भी चुप रहता है। अब वो अनिका से कहता है, मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ बेटा, और मेरे ख्याल से अभी डिनर का टाइम हो गया है, क्योंकि बाहर देखकर अब लग रहा है कि रात हो चुकी है। इवन अभी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी डिनर का टाइम है, इसलिए मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा, जी बिल्कुल, मैं आपके लिए यहीं पर ही व्हील चेयर मंगवा देती हूँ। वो क्या है ना कि आप अभी अपने पैरों पर ज़्यादा जोर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हालांकि आपको महसूस हो रहा होगा कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन क्योंकि 15 सालों से आप बिस्तर पर थे, इसलिए अगर देखा जाए तो आपके पैर अभी एकदम से आपके शरीर का वजन नहीं उठा पाएंगे। और मैं आपको एज ए डॉक्टर यही सजेस्ट करूंगी पापा कि आप अपने पैरों पर ज़्यादा जोर भी ना डालें, क्योंकि अभी इस हालत में आपको अपने पैरों पर जोर डालना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कम 3 से 4 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 से 4 दिन तक पापा आपसे जितना हो सके बस आप उतनी ही वॉक करना। अनिका ने यहाँ पर एज ए डॉक्टर धनंजय को पूरी तरह से समझा दिया था। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। इधर अनिका अब रिया से कहती है, रिया जाओ बेटा, सभी को कह दो कि सभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं, क्योंकि सभी वहां पर डिनर के लिए आए। मैं दादाजी को वहीं पर ही हम लोग लेकर आ रहे हैं। अपनी मॉम की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओके मॉम, मैं सभी को जाकर इन्फॉर्म कर देती हूँ। और इतना कहने के बाद अब रिया अपने भाइयों के साथ अब उस रूम से बाहर निकलकर चली जाती है। वहां दूसरी तरफ इधर आरजी के पैलेस में शीला और दमयंती दोनों ही अभी एक साथ बैठकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ही चीज की बुरी तरह से टेंशन में हो। शीला अब दमयंती से कहती है कि समझ में नहीं आता है कि मैं इस आरजी के पैलेस में हूँ या मैं राजमहल में, क्योंकि राजमहल में पूरे पैलेस का नक्शा ही बदल दिया गया है। उस कवि नालिशा ने मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा था, क्योंकि राजीव गुलेरिया के पैलेस को देखने के बाद अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पैलेस नहीं बल्कि ये उस कवि नालिशा का ही कोई राजमहल होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो राजीव उस आलिशा को क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि कविनालिशा ने जैसे जैसे यहाँ पर आने के बाद फरमाइश की, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि फरमाइश कविनालिशा कर रही थी, लेकिन उसकी खुशी राजीव गुलेरिया को हो रही थी, क्योंकि कविनालिशा ने यहाँ पर आने के बाद जिस चीज़ को बदला, जैसी जैसी फरमाइश यहाँ पर रखी, राजीव गुलेरिया ने बिना सोचे ही उन सभी बातों पर टिक का निशान लगा दिया था। तुम्हें याद है दमयंती, मैंने बस राजीव से कहा था कि तुम बस मुझे उस रूम का डेकोरेशन चेंज करने की परमिशन दे दो जो तुमने मुझे यहाँ पर रहने के लिए अलॉट किया हुआ है। पता है दमयंती, मैंने बस एक रूम की ही उससे परमिशन मांगी थी, तो पता है उसने बदले में क्या किया? उसने बस तुरंत ही मुझे उस रूम के साथ छेड़छाड़ करने से भी मना कर दिया था। उसने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि अगर मुझे यहाँ पर रहना हो तो मैं यहाँ पर रहूँ, अदरवाइज मेरे पास बाहर भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। और यहाँ जब से वो आलिशा यहाँ पर आई थी तो वो एक टाइम पर जब उसे वो यहाँ पर आई थी तब से ही राजीव को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बस उसकी पूरी ही दुनिया यहाँ पर कविनालिशा पर ही है, क्योंकि कविनालिशा के सामने राजीव जिस तरह से एकदम से बदल गया उसे देखकर तो मुझे भी अफसोस हो रहा है। क्योंकि दमयंती कभी एक टाइम था जब राजीव खुद कविनालिशा को अपने हाथों से मारना चाहता था, वो यहाँ आकर और हम पर ही अब हुक्म चला रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने उसे मारने की प्लानिंग की थी उस प्लानिंग को देखकर अब उसे अपनी तरह से हुक्म करता हुआ देखकर मेरे तो खून खोल रहा था। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं अभी अपने इन्हीं हाथों से उसकी गर्दन दबा दूं। दमयंती, क्या तुम्हें याद है ना कि आखिर किस तरह से उसने मुझसे खाना बनवाया था?
इवन मैंने तो कभी अपने घर में भी इतनी ऐसे मेहनत करके कभी भी किसी और के लिए तो छोड़ो, मैंने तो कभी अपने लिए भी खाना नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी राजीव गुलेरिया के कहने से मैंने उसके लिए खाना भी बना दिया। और खाना बनाने के बाद उसने क्या कहा, उसने सीधा ही थूकते हुए कह दिया कि ये तो मेरे टेस्ट का ही नहीं है। मन तो कर रहा था कि मैं सच में उस समय ही उसकी जान ही निकाल लेती। अगर वहां पर राजीव गुलेरिया नहीं होता तो शायद वो यहाँ से इस पैलेस से जिंदा ही नहीं जा पाती। दमयंती जो यहाँ पर अभी भी शीला की हर एक बात को सुन रही थी, क्योंकि दमयंती को तो खुद इन सब चीजों के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि जैसा हाल यहाँ पर शीला का था वही हाल अब दमयंती का भी था। ये सब सुनते ही अब दमयंती भी कहती है, बोलो मत, आलिशा की किडनैपिंग में हमने कितनी बार मेहनत की थी। अब दमयंती ये सब कहती है और अब शीला को ये सारी ही बातें याद दिलाती है। अब ये कहते हुए ये अब दमयंती और शीला दोनों ही अब उस दिन के ही ख्यालों में चली जाती है जब उन्होंने आलिशा को किडनैप करने का प्लान बनाया था। क्योंकि आज से ठीक 4 दिन पहले जहां अपने रूम में दमयंती चलने की पूरी प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहीं शीला अब उस रूम के विंडो के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। शीला अब दमयंती से कुछ सोचते हुए कहती है कि हमें सौम्या बस हर हाल में ही चाहिए, क्योंकि इस मिशन के लिए तो बस एक सौम्या ही है जो अभी इस मिशन में हमारी हेल्प कर सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी इस टीम में सबसे बेस्ट रेसर तो कोई भी नहीं है। हालांकि हम सब अच्छी खासी कार रेसिंग कर लेते हैं, लेकिन सौम्या का तो जवाब ही कुछ और है। अब शीला वहीं पर खड़े हुए दमयंती से कहती है कि हमें सौम्या हर हाल में चाहिए, इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, क्योंकि पहले से ही हम बहुत सारे मिशंस को हार चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं। अब शीला की ये बात सुनते ही अब दमयंती ने कहा कि कोशिश तो की ही थी ना हमने, वो रानी साहिबा तो यहाँ आकर भी हमें ही धमकी देकर चली गई। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। दमयंती की अब ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि क्यों ना हम रानी साहिबा को ही किडनैप कर लें। और वैसे भी मैंने सुना है कि उनकी अभी उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें किडनैप करना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी सर्जरी के बारे में हमने सुना है तो उस तरह से तो अब वो अपने खुद को बचाने के लिए फाइट भी नहीं कर पाएगी, और इसलिए वो भी अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना चाहेगी। इसलिए हम उसे ही किडनैप कर लेते हैं। क्या कहती हो तुम? क्योंकि अगर हम उसको किडनैप कर लेंगे तो फिर हम अनिका के सामने अपनी कंडीशन भी रख सकते हैं, जिससे हम फिर सौम्या को उसके वहां से छुड़वा लेंगे। शीला की अब ये बात सुनकर अब दमयंती भी कहती है कि शीला आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार इस बारे में आरजी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम राजीव गुलेरिया की परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी करेंगे तो शायद वो यहाँ पर उसे लाने के लिए अलाउ भी ना करे, क्योंकि तुम्हें तो राजीव गुलेरिया के बारे में अच्छी तरह से ही पता है ना कि सच में उसका दिमाग कब सड़ा रहता है और कब नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता। अब दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है ठीक है फिर चलो। इसके बाद अब वो दोनों ही अब उस रूम से धीरे धीरे निकलकर बाहर आ जाती हैं। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर आती हैं तो वो देखता है कि राजीव गुलेरिया इंटीरियर डिजाइनर से बात कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर इस पूरे पैलेस को अब यहाँ पर डेकोरेशन में चेंजेस कराना चाहता था। ये देखकर अब वो दोनों ही वहीं पर एकदम से ही रुक जाती हैं और अब वो वहीं पर खड़ी होकर अब राजीव गुलेरिया का ही इंतजार करती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि राजीव अभी बिजी हैं, इसलिए जैसे ही वो फ्री होगा तब वो उसके साथ बात करेंगी। अब वो वहीं पर खड़ी होकर इंतजार करती हैं कि राजीव कब फ्री होगा। कुछ ही देर के बाद उन दोनों का ही इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि कुछ देर के बाद अब वो डिजाइनर ऊपर से फ्लोर की तरफ जाने लगता है और इधर राजीव गुलेरिया अपनी उस किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। और अब उस चेयर पर बैठने के बाद अब वो कुछ सोचने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में था। इधर राजीव गुलेरिया को ऐसे बैठा हुआ देखकर अब शीला और दमयंती पहले तो एक दूसरे को देखती हैं और अब वो एक दूसरे को देखने के बाद अब वो राजीव गुलेरिया की तरफ जाने लगती हैं। राजीव गुलेरिया के पास पहुंचने के बाद अब दमयंती राजीव के पास जाकर कहती है कि आरजी तुम्हें पता, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजीव गुलेरिया जो कि अभी भी कुछ सोच रहा था, जैसे ही उसके कानों में अब दमयंती की आवाज आई तो दमयंती की आवाज से राजीव गुलेरिया अब अपने सेंस में आता है
और जैसे ही वो अपने सेंस में आता है तो वो जैसे ही देखता है तो वो अपने सामने खड़ी शीला और दमयंती को देखकर अब उन्हें अब वहां पर पास वाले सोफे पर ही बैठने के लिए कहता है, क्योंकि राजीव गुलेरिया अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों की हालत कुछ समय पहले तक क्या थी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उन्हें खड़े होते हुए किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, इसलिए वो वहां पर साथ में लगे हुए सोफे की तरफ इशारा करता है। ये सब देखकर अब वो दोनों भी वहीं पर उस सोफे की पर बैठ जाते हैं। उनके बैठने के बाद अब राजीव गुलेरिया उनसे कहता है कि अब बताओ क्या कह रही थी तुम दोनों क्या कहना चाहती हो। राजीव गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब उनकी इस बात का जवाब देते हुए अब शीला कहती है, हमें उस विलेज मिशन के लिए सौम्या चाहिए ही होगी, क्योंकि हमें उसे हर हाल में छुड़ाना ही होगा, क्योंकि बिना सौम्या के तो मुझे लगता है कि हम इस मिशन को कामयाब नहीं कर पाएंगे। ये बात तो तुम भी जानते हो कि अगर यहाँ पर ये मिशन अगर एक विलेज के लिए होता तो शायद हम लोग इसे खुद ही पूरा कर लेते, लेकिन अभी वहां पर बसे हुए 8 के 8 गाँव में ये सब इस मिशन को हमें पूरा करना है, तो फिर तो हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए सौम्या चाहिए होगी। इसलिए ये सब सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने कहा कि लेकिन वो बात तो तुम्हारी ठीक है कि हमें इस मिशन के लिए सौम्या चाहिएगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि वो कैसे तुम दोनों रोहित और अनिका की कैद से सौम्या को छुड़ा सकती हो? क्या तुमने सौम्या को छुड़ाने के लिए क्या तुमने लोगों ने कोई प्लान बनाया है क्या? अगर तुमने कोई प्लान बनाया है तो मुझे इसके बारे में बताओ। अब राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब शीला कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कविनालिशा को किडनैप कर लें। राजीव गुलेरिया जो अभी भी बड़े ध्यान से इन दोनों की ही बातों को सुनने के लिए उत्सुक बैठा था, जैसे उसे अब उनकी जुबान पर कविनालिशा का किडनैप करने का नाम सुना तो अब राजीव गुलेरिया का गुस्सा एकदम से ही उसके चेहरे पर आ गया था और उसके हाथों की मुठ्ठियां बीच गई थी। लेकिन इससे पहले कि राजीव कुछ भी कहता तब शीला अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब शीला ही कहती है कि देखो आरजी, रोहित मारवा के साथ कविनालिशा के अच्छे से संबंध हैं, क्योंकि हमने कितने ही बार देखा है कि मारवा परिवार से और राजमहल के कितने ही अच्छे संबंध रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आलिशा के बदले में वो हमें जरूर सौम्या को दे देंगे, क्योंकि अगर हम आलिशा को किडनैप करेंगे तो फिर तो हम रोहित और अनिका को झुका भी सकते हैं। शीला के भी ये बात सुनकर राजीव गुलेरिया को जहां पर उसकी किडनैपिंग से गुस्सा आया था, लेकिन अब पूरी बात को सुनने और समझने के बाद अब राजीव का दिमाग भी अब काम करने लग जाता है, क्योंकि अब राजीव गुलेरिया भी यही सोचता है कि चाहे कैसे भी उसे किडनैप करके यहाँ पर लाया जाएगा, लेकिन इसके साथ शायद वो इसी बहाने ही अपनी बेटी के साथ कुछ समय भी तो बिता सकता है। इसलिए अब राजीव उन्हें इस बात की परमिशन देता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम प्लानिंग करो कि कैसे क्या करना है, लेकिन हाँ, मैं भी एक बात तुम्हें स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आलिशा को यहाँ पर इस पैलेस में लेकर आना है। ये सुनते ही अब शीला भी कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों? अगर हम कविनालिशा को किडनैप करेंगे तो इसी पैलेस में ही लाना क्यों जरूरी है? क्या तुम हमें बता सकते हो? हम उसे तुम्हारी पुरानी बिल्डिंग में भी तो रख सकते हैं ना। अब शीला की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया अब उसे गुस्से से देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ बस तुम वो करो, तुम्हें अब अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बस मेरे कहे अनुसार ही काम करो, क्योंकि जब भी तुम अपने दिमाग को यूज करने की सोचती हो तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करती हो। उसका नतीजा तो तुम अभी देख ही चुकी हो। राजीव गुलेरिया की भी ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि ठीक है, वो सब तो ठीक है, हमें राजमहल के अंदर जाने के लिए अब उस सीक्रेट रास्ते का भी तो पता होना चाहिए ना, कि आखिर हम राजमहल में उन्हें किडनैप करने के लिए अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि हम मेन गेट से तो वहां पर एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, तो वहां से उन्हें किडनैप करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। शीला की इस बात का जवाब देते हुए अब राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, इस काम में महेंद्र तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि महेंद्र को उस पैलेस के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए महेंद्र इस काम में तुम दोनों का साथ देगा। अब अपनी बात को पूरा करने के बाद अब आरजी अब दमयंती को देखते हुए अब कहता है, तुम्हारी स्त्री सिपाहियों ने क्रिस्टोफर को लेकर तुम्हें ईमेल किया था कि उसने अपनी आंखें खोली है, उसके बाद की क्या कोई न्यू अपडेट आई है? क्या उसके बाद पता चला है कि क्या क्रिस्टोफर ने अपना मुंह खोला है या नहीं?
क्योंकि अब अगर उसे होश आ चुका है तो अब तक हमें उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ही लेनी चाहिए। क्या कंडीशन है अब उसकी? राजीव गुलेरिया की ये बात का जवाब देते हुए अब दमयंती कहती है कि उसके बाद वो फिर से बेहोश हो गया था, क्योंकि मेरी स्त्री सिपाहियों ने कोशिश की थी उससे बात करने के लिए, लेकिन वो कुछ पल के लिए ही होश में आया था। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो गया और दोबारा बेहोश होने के बाद वो अब तक बेहोशी में ही है। उसे होश ही नहीं आया है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता दोबारा से, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो हमें कुछ भी बताएगा या नहीं, उसे कुछ भी याद भी है या नहीं। इसलिए हमें उस काम के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। उसके होश में आने के बाद ही हम उसकी कंडीशन का अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। वैसे तो उसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट है पहले से, लेकिन अब ये सुनते ही अब दमयंती ने यहाँ पर लेकिन ही कहा था, लेकिन अब इतना सभी सुनने के बाद अब राजीव गुलेरिया दमयंती को रोकते हुए ही कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम इंतजार करेंगे उसके दोबारा से होश में आने का। यहाँ पर अब ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अब महेंद्र उन तीनों के पास आ जाता है। अब महेंद्र को देखते हुए अब शीला महेंद्र से कहती है कि महेंद्र जल्दी चलो यहाँ से, हमें अभी के अभी राजमहल कभी नालिशा का किडनैप करने के लिए जाना होगा। क्योंकि शीला तो बस इसी पल का ही इंतजार कर रही थी कि वो जितनी जल्दी कभी नालिशा को अपने कब्जे में लेगी, उसके बाद उतनी ही आसानी से वो सौम्या को भी छुटा सकती थी। इसलिए उसने वहां पर महेंद्र को खड़ा भी अच्छे से नहीं होने दिया था कि तब तक शीला की जुबान अब खुल गई थी। लेकिन जैसे ही महेंद्र ने शीला की ये बात सुनी तो उसकी बात सुनते ही अब महेंद्र फटी हुई आंखों से कभी सामने खड़ी शीला और दमयंती को देख रहा था, तो कभी वहां पर बैठे हुए वो राजीव गुलेरिया को देख रहा था। क्योंकि जो बात अभी शीला ने कही थी उसे सुनकर तो अब महेंद्र यही सोचता है कि शीला राजीव गुलेरिया के सामने ही उसकी बेटी को किडनैप करने की बात कर रही है, और भला ये राजीव फिर भी ऐसे नॉर्मल कैसे बैठा हुआ है। क्योंकि अब तक तो अगर राजीव अपना वो रौद्र रूप दिखाता तो शीला की शायद इतनी हिम्मत नहीं होती। इसलिए अब बात को समझते हुए कि आखिर बात क्या है, अब वो राजीव गुलेरिया की तरफ इशारों में ही पूछता है कि ये क्या कह रही है, क्या ये करना है या नहीं। महेंद्र के इस इशारे को अब राजीव गुलेरिया समझ जाता है और वो इशारे में जवाब देते हुए अब अपनी पलकों को झपका देता है। अब महेंद्र को भी इशारा मिल गया था राजीव के इस रिएक्शन पर। अब महेंद्र अब शीला से कहता है कि ठीक है फिर चलो, मुझे अभी खबर मिली है कि रानी साहिबा अभी भी मेडिकल फ्लोर पर बने हुए एक वार्ड में ही एडमिट है। अभी तक वो अपने कमरे में उन्हें शिफ्ट नहीं किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को बिना किसी की नज़र में आए हुए आसानी से उस मेडिकल फ्लोर तक पहुंचा दूंगा। वैसे भी तुम दोनों वहां पर क्या बन कर जाओगी, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? क्योंकि महेंद्र अब सीधे ही उनसे उनकी आगे की प्लानिंग के बारे में पूछता है कि आखिर उन्होंने कैसे क्या क्या प्लान किया है। क्योंकि पहले वो ये देखना चाहता था कि क्या इनका प्लान सच में कामयाब होने वाला था या नहीं। क्योंकि महेंद्र अब सीधे सीधे ही कहता है कि जब तक वो वहां पर किसी नर्स या डॉक्टर की तरह बनकर नहीं जाएंगी या किसी सर्वेंट की तरह, तब तक तो शायद वो वहां पर एंट्री भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि महल के रूल रेगुलेशन को वो अच्छी तरह से जानता था। भले ही उन्हें वहां पर सीक्रेट रास्ते से जाकर सेकंड फ्लोर पर ही जाना था, लेकिन वहां पर जाना भी कोई आसान नहीं था। अब महेंद्र की बात का जवाब देते हुए अब शीला और दमयंती दोनों ही अब एक साथ कहती है कि हाँ, हम सोच चुके हैं, हम दोनों नर्स बनकर ही जाएंगे। अब शीला अब इतना कहने के बाद अब पीछे मुड़कर अब राजीव गुलेरिया से कहती है कि तुम मुझे वो इंजेक्शन दे सकते हो क्या, जिसका डोज तुमने खुद बनाया हुआ था। क्योंकि कभी नालिशा को किडनैप करते हुए हमें उसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। शीला की यह बात सुनते ही राजीव गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि वो बस किसी हाल में अपनी बेटी को भी यहाँ पर देखना चाहता था। और इसलिए अब राजीव गुलेरिया भी जल्दी से अब अपनी उसे किंग साइज चेयर से उठता है और अब वो उठकर अपने तेज कदमों से अब अपनी लैब में उस इंजेक्शन को लेने के लिए चला जाता है। वहां जाने के बाद अब राजीव गुलेरिया एक इंजेक्शन के साथ अब एक डोज भी वहां से लेकर बाहर आता है। अब वो लैब से निकल कर बाहर आ ही रहा था और अब वहां पर आने के बाद अब वो शीला को वो इंजेक्शन और वो डोज दोनों ही दे देता है। और अब वो उन्हें देते हुए कहता है कि ध्यान रहे कि आलिशा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए।
ध्यान रहे तुम दोनों को, अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि खबरदार है, और ये मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये तुम्हें एक सख्त से सख्त एक वार्निंग है, जिसे तुम कोई से साधारण सी धमकी मत समझना। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब शीला बस हैरानी से उसे ही देखती है, क्योंकि शीला को कुछ भी समझ में नहीं आता कि राजीव गुलेरिया कभी नालिशा के लिए ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले ये वही राजीव गुलेरिया था जो उसकी मौत का प्यासा था, जो उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता था, और एक अब ये वही राजीव है जो अभी उसे खरोच तक नहीं आने देना चाहता। शीला को अब ऐसे हैरानी में देखकर अब राजीव गुलेरिया अपनी बात को संभालते हुए कहता है कि मेरा मतलब है कि अगर उसे कुछ हो गया तो अनिका तुम्हें सौम्या को बिल्कुल भी नहीं देगी ना, क्योंकि अब राजीव गुलेरिया समझ गया था कि उसे इन दोनों के सामने अभी इस राज को राज ही रखना है। उसे अभी इनको शक भी नहीं होने देना कि यहाँ पर कभी नालिशा उसकी ही बेटी है। इसलिए वो बात को संभालते हुए अभी से ऐसा कह देता है, और अब वो फिर कहता है कि अगर इस मैटर में किंग आ गया ना तो फिर तो क्या पता कि इस बार तुम्हें ब्लैक कैट से कोई भी ना बचा पाए, क्योंकि एक तो तुम्हें यहाँ पर सौम्या को बड़ी ही आसानी से इधर लेकर आना होगा, और दूसरा हमें किंग से किसी भी तरह का कोई भी पंगा नहीं लेना है, क्योंकि फिर तो तुम भी जानते हो कि अगर तुमने किंग से पंगा लिया तो फिर तो ब्लैक कैट तो फिर सीधा अब की बार तुम्हें यहीं पर ही आके मारेगी। पिछली बार की मार तो शायद शीला तुम भूली नहीं होना। अब राजीव की ये बात सुनकर तो अब महेंद्र की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि शीला इतने सालों से बस उन्हीं का तो मजाक बना रही थी, लेकिन आज पहली बार था कि राजीव ने अब उसके सामने उसी का ही मजाक बनाया था। इसलिए महेंद्र अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। महेंद्र को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब शीला अब उसे गुस्से से घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि शीला का गुस्सा अभी सातवें आसमान पर था, लेकिन अब एक्चुअल में क्या था वो भी अच्छी तरह से जानती थी। शीला को खुद की तरफ ऐसे गुस्से में घूरता हुआ देखकर अब महेंद्र खुद को की हंसी को अब कंट्रोल करता है, और अब वो कहता है कि ठीक है जल्दी से चलते हैं, क्योंकि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम अपने काम को करेंगे उतनी जल्दी ही हम शायद सौम्या को अपने पास बुला लेंगे, और अभी हमारे लिए सौम्या को हमारी टीम में इन्वॉल्व करना, हमारे इस मिशन में इन्वॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बिना समय गवाए जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि महेंद्र ने अब जल्दी से ही इस बात को कहकर अब शीला का ध्यान अभी उसकी बात से हटा दिया था, उसकी हंसी से हटा लिया था।